एम्पैथी क्लासेस 247। स्वागत है आप सभी बच्चों एवं बच्चियों का। बच्चों, पिछली वीडियो में हम आपको बताए हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज तथा त्रिभुज से संबंधित कुछ चीजों की चर्चा हम किए थे, जैसे त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है। ठीक है, इनकी चर्चा किए थे। सर्वांग त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई थी, समरूप त्रिभुजों की भी चर्चा की गई थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय बताने वाले हैं आपको, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी है। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, हमने लिखा है थेल्स प्रमेय। तो वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिएगा। हम आशा करते हैं कि यह प्रमेय आपको अवश्य समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले इस प्रमेय की कथन देख लिया जाए कि यह प्रमेय है क्या, जिसे हम साधारण प्रतिज्ञा भी कह लेते हैं। कथन है क्या इस प्रमेय की? प्रमेय क्या है? तो प्रमेय यह है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे दोनों बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह है प्रमेय की कथन, या कह ले साधारण प्रतिज्ञा। तो हम आशा करते हैं कि प्रमेय की कथन आपको याद हो गई होगी। त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे दोनों बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आइए देखिए, दिया है, क्या दिया है? मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है एक। तो त्रिभुज एबीसी में हम मान रहे हैं भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा, बीसी के समांतर खींची गई रेखा। अब रेखा का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए रेखा यल है, ठीक है। खींची गई रेखा किन भुजाओं को? बीसी को छोड़ करके त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन कौन होंगी? एबी तथा सीए को क्रमशः बिंदु। अब जरा बनाते रहे, त्रिभुज बना दिया जाए, तब इसके बाद देखिए, ये आपका त्रिभुज हो गया एबीसी। ये आपका त्रिभुज है एबीसी। बीसी के समांतर खींची गई रेखा, देखिए त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर खींची गई रेखा। मान लीजिए ये कोई रेखा है जो बीसी के समांतर है, ठीक है। बीसी के समांतर ये रेखा है। तो बीसी के समांतर खींची गई रेखा का नाम यल। भुजाओं AB और CA या AC भी कह सकते हैं को क्रमशः बिंदु, मान ले रहा है ये बिंदु D है और ये बिंदु आपका E है। तो ये रेखा क्या कर रही है? भुजाओं AB तथा CA को क्रमशः बिंदु D एवं E पर काटती है। ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है हमें? ये जो दोनों बिंदु हैं D और E, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब AD और DB का अनुपात बराबर AE और EC का अनुपात होगा। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है, यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? AD बटे DB बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। ठीक है। तो आइए इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करना होगा हमें? बिंदु D को हम C से मिला देंगे, यानी क्या किया? रेखाखंड DC खींचा, D को C से मिलाया या रेखाखंड DC खींचा, ऐसे हम लिख सकते हैं। बिंदु E को बिंदु B से मिला लेंगे, ये देखिए बिंदु B से मिला लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? बिंदु E से भुजा AB पर एक लंब डाल देंगे। E से भुजा AB पर एक लंब, ये लंब। अब लंब का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए लंब आपका EF है, EF लंब है।
फिर क्या करेंगे, एक लंब और खींच लेना हमें, कहां से, बिंदु डी से खींच देंगे, किस पर, एसी पर, भुजा एसी पर यहां से एक लंब डालेंगे, एसी पर लंब, एसी पर लंब। इस लंब का भी नाम रख लेंगे, मान लीजिए ये लंब आपका, चलिए ई एफ तो जी आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपका डीजी लंब हो गया। ठीक है, तो अब रचना जो की है, थोड़ा सा रचना यहां लिख देंगे, क्या क्या किए हैं, कौन कौन रेखाखंड खींचे हैं, लिख देंगे यहां रेखाखंड, रेखाखंड डीसी खींचा गया है, डीसी एवं कौन सा रेखाखंड खींचे हैं, बीई, डीसी एवं बीई, रेखाखंड डीसी एवं बीई खींचा। और क्या खींचे हैं, दो लंब भी डाले हैं, कौन कौन लंब डाले हैं, ईएफ लंब डाले हैं एबी पर, ईएफ लंब एबी, तथा एक लंब और डाले हैं, कौन सा लंब, डीजी लंब डाले हैं किस पर, एसी पर, डीजी लंब एसी खींचा। तो ये रचना हो गई। ठीक है, तो ये प्रमेय की चरणें हैं, इन्हें पहले लिख दिया जाता है, साधारण प्रतिज्ञा या प्रमेय की कथन, इसमें कथन लिख देते हैं, प्रमेय क्या है, प्रमेय को लिख देते हैं, इसके बाद दिया है, इसके बाद क्या सिद्ध करना है, इसके बाद रचना की यदि जरूरत हो तो रचना, और इसके बाद तब उपपत्ति के अंतर्गत जो चीज सिद्ध करना है उस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं उपपत्ति, शुरू किया जाए उपपत्ति। अब हम सोच रहे हैं ऊपर का मिटा देंगे, ये तो समझ में आ गया होगा आपके, ये ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर का मिटा दिया जाए, ये मिटा दे रहे हैं और उपपत्ति हम शुरू कर रहे हैं। देखिए इस प्रमेय की उपपत्ति, देखिए यहां से शुरू किया जाए, उपपत्ति देखिए इसकी, जरा इन दो त्रिभुजों को देखिए जिनका हम नाम लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज बीडीई, देख रहे हैं त्रिभुज बीडीई को, या डीबीई, त्रिभुज डीबीई तथा त्रिभुज, एक और त्रिभुज कौन सा, ये तो डीबीई एक हो गया, और एक डीसीई, ये दोनों ही त्रिभुज, जरा ध्यान से देखिए, दोनों ही त्रिभुज की ये भुजा डीई है, डीबीई की भी भुजा डी है और डीसीई की भी भुजा डीई है। अगर डी को हम आधार मान लें, ऐसे उलट करके जरा देखें, तो डी को आधार मान लें तो दोनों ही त्रिभुजों का आधार डी है, डीबीई का भी आधार डी है और डीसीई का भी आधार डीई है, तथा दोनों ही त्रिभुज दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच स्थित हैं, एक ही आधार पर स्थित है तथा दो समांतर रेखाओं बीसी और डी के बीच स्थित है। तो यही बात हम यहां लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज डीबीई तथा त्रिभुज डीसीई एक ही आधार डी तथा समान समांतर रेखाओं, या समांतर रेखाओं, थोड़ा शार्ट में ही लिख दे रहे हैं, तथा समांतर रेखाओं, कौन कौन समांतर रेखाओं, डीई तथा बीसी, डी तथा बीसी के बीच स्थित हैं, डी तथा बीसी के बीच स्थित हैं। तो बच्चों आप पिछली कक्षा में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहां से, इसलिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज डीसीई के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। मान रहे हैं ये एक समीकरण है। अब इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल, ये दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अब आइए हम आगे चल रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये देखिए जो सिद्ध करना है इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको बल्कि यहां हम लिख रहे हैं जो सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटा ईसी, यही हमें सिद्ध करना है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए देखिए अब जरा ध्यान से, अब ये जरा देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज एडीई को जरा देखिए, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, अगर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकालें तो क्या मिलेगा हमें, जरा देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज एडीई को देखिए, एडीई देख रहे हैं ना,
अगर इस त्रिभुज की भुजा AD को हम आधार मान लें, AD को आधार मान लें, तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? EF इसकी ऊंचाई होगी ना, क्योंकि EF AB पर लंब है, AB पर लंब है तो AD पर भी लंब है, तो EF इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार AD और गुणे ऊंचाई इसकी क्या है? EF, ठीक है, बटे। इसी प्रकार त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, DBE ये देख रहे हैं ना त्रिभुज DBE, इसका आधार है DB और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? DB जो त्रिभुज DBE है इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो जरा ध्यान से देखिए, DB जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखें, यहां तक देखिए, BF तक देखिए, तो इस पर लंब है EF ना, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई भी EF हो जाएगी। त्रिभुज DBE की ऊंचाई क्या होगी? EF और आधार क्या होगा? BD होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणते BD इसका आधार और ऊंचाई EF, इसकी भी ऊंचाई EF ही होगी, EF। तो EF से EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपका AD/BD मिल जाएगा, AD/BD। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, AD/DB भी लिख सकते हैं, या इसी को AD/DB भी लिख सकते हैं, AD/DB, AD/DB ये मिल जाएगा। मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब आइए जरा एक बार और हम लिख रहे हैं पुनः इन दो त्रिभुजों को जरा ध्यान से देखिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पुनः लिख रहे हैं, ADE का क्षेत्रफल बटे, अब त्रिभुज ये वाला जो दूसरा है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखिए, ADE का क्षेत्रफल ये भी होगा, ये देखिए 1/2 गुणते, यदि भुजा AE को आधार मान लें, AE को आधार मान लें तो इसकी ऊंचाई कौन होगी? DG इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि DG लंब है AE पर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DG, ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। देखिए DCE को जरा ध्यान से देखिएगा, DCE को आधार CE मान लें तो ऊंचाई इसकी कौन होगी? इसकी ऊंचाई देखिए, DG लंब है ना AC पर, AC पर लंब है का मतलब DG CE पर भी लंब है, इसका मतलब DG इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो DCE का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये होगा 1/2 गुणते EC, EC इसका आधार, तो ऊंचाई कौन बनेगी इसकी? DG, ऊंचाई DG बनेगी, DG से DG आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका AE/EC मिल जाएगा। मान लें समीकरण नंबर ये 3 है। अब जरा समीकरण 1, 2 और 3 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1, 2 व 3, 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा भाई? समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिलेगा? ध्यान से जरा देखिए भाई, देखिए समीकरण 1 है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, देख रहे हैं। तो यहां देखिए, अब 2, 3 को जरा देखिए, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल यहां है और यहां है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, अर्थात इन दोनों का हर सेम है। देखिए DB का क्षेत्रफल और DC का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो दोनों का हर बराबर है, हर बराबर, देख रहे हैं, हर बराबर। अंश तो सेम है बिल्कुल ADE का क्षेत्रफल, तो दोनों का हर बराबर है, अंश भी बराबर है। तो बताइए ये दोनों बराबर होंगे आपस में कि नहीं? ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होने का मतलब ये दोनों बराबर, AD/DB बराबर AE/EC मिल जाएगा। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा? AD/DB बराबर मिल जाएगा AE/EC। यही हमें सिद्ध करना था, यही थेल्स प्रमेय है भाई, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। AD/DB बराबर AE/EC, यही हमें सिद्ध करना था। तो देख रहे हैं, BC के समांतर खींची गई रेखा जो है यल भुजा AB और AC को जिन दो बिंदुओं पर D और E पर काट रही है, ये दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं? AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC। तो ये रही बच्चों आपकी थेल्स प्रमेय। आइए इसकी उप प्रमेय भी देख लेते हैं। उप प्रमेय, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय देख लेते हैं। हम आशा करते हैं कि ये आपको अवश्य समझ में आई होगी। अब आइए थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय के बारे में देख ले रहे हैं। उप प्रमेय क्या है ये जरा देखिए। उप प्रमेय नंबर 1, उप प्रमेय नंबर 1, उप प्रमेय, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय, उप प्रमेय नंबर 1। ये देखिए, अभी हम थेल्स प्रमेय से देख चुके कि AD/DB बराबर AE/EC,
देख चुके अभी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय है आपकी, थेल्स प्रमेय। अगर इसके दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ये देखिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें, भाई किसी भी समीकरण के दोनों पक्ष में कोई संख्या घटा दी जाए या कोई संख्या जोड़ दी जाए या किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसके दोनों पक्षों में यदि हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, AD बटा DB प्लस 1 बराबर AE बटा EC प्लस 1 मिलेगा। यहाँ लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, DB लघुत्तम हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा बताइए, यहाँ तो AD ही होगा ना, DB से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का AD में गुणा करेंगे AD होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 की जगह DB हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार इधर का लघुत्तम लेंगे EC होगा, यहाँ आपका AE हो जाएगा और यहाँ पर आपका EC हो जाएगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DB, AD अब प्लस DB जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा, AB। तो AB बटा DB मिल गया बराबर इधर AE और EC को जोड़ेंगे, AE और EC जोड़ेंगे तो पूरा AC हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AC बटा EC मिल गया। तो ये थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय है भाई, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय, पहली उप प्रमेय देख रहे हैं, पूरी भुजा AB और DB का अनुपात बराबर पूरी भुजा AC और EC का अनुपात, ठीक है। आइए उप प्रमेय नंबर 2, उप प्रमेय नंबर 2 देख रहे हैं, उप प्रमेय नंबर 2, उप प्रमेय 2। अभी थेल्स प्रमेय से हम देख लिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। या इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, दोनों ओर का व्युत्क्रम करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, DB बटा AD बराबर EC बटा AE, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है आपकी, ये तो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय है। तो इसे हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं, DB बटा AD बराबर EC बटा AE। अब आइए आगे, अगर इसके दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, इधर देखिए लघुत्तम आपका AD हो गया, यहाँ तो DB ही होगा प्लस यहाँ आपका AD हो जाएगा बराबर इधर का लघुत्तम AE होगा और यहाँ तो EC ही होगा प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा AE। अब क्या मिल जाएगा, ये देखिए, इसलिए DB प्लस AD जोड़ेंगे तो पूरी भुजा AB हो जाएगी, AB बटे AD बटा AD बराबर EC प्लस AE जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, EC प्लस AE जोड़ेंगे तो पूरी भुजा AC हो जाएगी, AC बटा AE हो गया, AC बटा AE हो जाएगा। ये रही थेल्स प्रमेय की दूसरी उप प्रमेय, ठीक है। पूरी भुजा AB और AD का अनुपात बराबर पूरी भुजा AC और AE का अनुपात। उप प्रमेय नंबर 1 क्या रही, पूरी भुजा AB और DB का अनुपात बराबर AC और EC का अनुपात। अब है पूरी भुजा AB और AD का अनुपात बराबर पूरी भुजा AC और AE का अनुपात, ठीक है। तो ये रही थेल्स प्रमेय की 2 उप प्रमेय। तो हम आशा करते हैं कि बच्चों आपको ये थेल्स प्रमेय ठीक से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं समझ में न आ रहा हो, कोई चीज आपको दिक्कत कर रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में हम आपको इसका निष्कर्ष बता देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक, अगली वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी अगली प्रमेय के साथ, यदि प्रश्नावली होगी तो प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत